बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं नमस्कार, मैं मनोज बेदी। धरोहर की श्रृंखला में मैं आज फिर ये और एक नई खोज इन्होंने की है। आज हम पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। तो आइए मुखातिब होते हैं प्रोफेसर ललन कुमार सिंह के साथ। प्रोफेसर साहब, आप दर्शकों को बताइए कि आपने शीत वन की चर्चा आपने की है और शीत वन का खोज किया है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये राजगीर में किस जगह है, कहाँ पे है और कैसा है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर राजगीर एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ बुद्धकालीन प्राचीन धरोहरों की भरमार है, लेकिन बहुत सारी धरोहरें या तो मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं या नजर के सामने रहते हुए भी पहचान में नहीं आ रहा है। मैंने लगभग 2-3 सालों से इसे पहचान कर रहा हूँ, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ और इस पे शोध कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बुद्ध के 3 धरोहरों को, 3 स्थलों को पहचान करने का दावा किया और पहचान किया है, जिसमें शीतवन, जिस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ये शीतवन भी है। शीतवन भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय स्थानों में एक रहा है। वो यहाँ 1250 भिक्षुओं के साथ अक्सर रहा करते थे। उन्होंने यहाँ वर्षावास भी किए थे, यानी 3 महीना तक बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा के दिनों में कहीं भी नहीं जाना होता है, एक जगह रहना होता है। तो वो शीतवन में भी किए थे। राजगिरी में शीतवन मेरी दूसरी खोज है। यह राजगीर में गर्म कुंड यानी ब्रह्म कुंड से ऊपर चढ़ने पर लगभग 1 मील पश्चिम में जाने पर ब्रह्मकुंड से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, जो जरासंध की बैठक है उससे भी ऊपर चला गया है। उसमें जब 1 मील आगे बढ़िएगा तो व्यवहारगिरी पर्वत पे ही एक सुनसान एवं अति शांत जगह है जो वनों से आच्छादित है। यहाँ छोटी बड़ी 400-500 चंका मनानियां हैं। पूछिएगा कि चंका मनानियां क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये भिक्षुओं के लिए प्रदक्षिणा करने का जगह होता है, जो बुद्ध काल में भी था और अभी भी है। ये चंका मनानिया कुछ और नहीं, पहाड़ में ही उभरे हुए चट्टान है। सुंदर सुंदर चट्टान है, साफ सुथरे चट्टान है, बहुत सारे हैं।
इसीलिए यहाँ 1250 भिक्षु को बहुत आराम होता था, बहुत जल्दी जल्दी सब मिल करके अपना प्रदक्षिणा कर देते। शीतवन से सटे व्यवहार पर्वत की एक नैनाभिराम घाटी पश्चिम की तरफ है, जिससे ठंडी हवा वहां से शीतवन में प्रवेश करती थी, तो वो वन ठंडा रहता था। इसीलिए भगवान बुद्ध के समय में इसे शीतवन माना जाता था, यानी ठंडा वन। ये बताइए, इसका नाम शीतवन क्यों हुआ? इसका नाम शीतवन पड़ने का कारण ये हो सकता है, तो ये पूरा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा ठंडा हो जाता होगा, अच्छा, इसीलिए इसका नाम शीतवन लगा। अच्छा अच्छा। इस वन के उत्तर और पश्चिम राजगीर की सुरक्षा हेतु पत्थर की जो दीवार बनाई गई है, जिसे साइक्लोपियन वॉल भी कहा जाता है, वो है। तो जहां से पूरब से वो सुरक्षा दीवार आई है और दक्षिण की ओर मुड़ी है, वहां से 20 फीट और ऊंचाई पे जाकर के वो 20 फीट ऊंचाई बनाया हुआ है। वो पत्थर की दीवार में जो पत्थर लगे हैं, उसी तरह के पत्थर से चारों तरफ से चौकोर खड़ा किया गया है 20 फीट, और उसमें मिट्टी भर करके मैदान बना दिया गया है, जो असली शीतवन लग रहा है कि वही है। और उसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे ऊंचाई तो 20 फीट है, और उसकी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 175 फीट और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई लगभग 90 फीट है। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध इसी पे निवास करते थे। संयुक्त निकाय के उपसेन सूत्र में वर्णन है कि सेनापति सारिपुत्र और अस्तवीर उपसेन शीतवन में सप्सौंडिक पभार के पास धार्मिक संलाप करते हुए घूम रहे थे, और अस्तवीर उपसेन को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ये शीतवन में। अच्छा, शीतवन और सप्सौंगिक प्रभार ये दोनों एक ही जगह है, आसपास है। हाँ, आसपास ही सटे हुए हैं। अच्छा। शीतवन में सप्सौंगिक प्रभार है और सप्सौंगिक प्रभार शीतवन में है। ये घाटी के पूर्व ऊंचाई पे जहाँ सप्सौंगिक प्रभार है, लगभग वो सारा का सारा शीतवन ही है, लेकिन चंका मनानिया वगैरह और रहने का स्थान सबसे ऊपर है और वन ऊपर है। ये अस्तवीर उपसेन वो थे जब भगवान प्रथम बार सारनाथ में उपदेश दिए थे, तो ये उपसेन वही बहुत भिक्षु बने थे। और सारिपुत्र वो थे जिनका नालंदा का जो अवशेष है, खंड है, उसमें अभी उनका स्मारक बना हुआ है, और वो नालंदा के लोगों जैसा वो प्रसिद्ध है। दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पेज नंबर 134 तथा विनय पिटक में भी शीतवन और उसके सप्सौंडिक प्रभार का वर्णन है। शीतवन में कई साधक भिक्षु भिक्षुनियां, महिलाएं भी, कई साधक भिक्षु भिक्षुनियां और दूसरे धर्म के भी साधक अच्छा, वहां अक्सर घूमते और साधना करते देखे जाते थे। आज की तरह पहले भी राजगीर के पहाड़ों में अक्सर आग लग जाया करती थी, बहुत नुकसान होता था। उस समय तो और जो राजगीर शहर था वो पहाड़ों के बीच में था। तो राजा ने मंत्रियों से सलाह लिया और निष्कर्ष ये निकला कि अगर
जिसके घर से आग लगेगा उसे शीत वन में भेज दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद ही आग लगी तो राजा के घर में ही लगी और बहुत नुकसान हुआ। तो राजा बहुत दिनों तक शीत वन में आके रुके, उनको रुकना पड़ा। अपने खुद से अपनी आज्ञा का पालन वो स्वयं किए। इसी बीच वैशाली के राजा को पता लगा तो वह यहाँ आक्रमण करने के लिए आतुर हो गए। लेकिन मुखाबिरों ने उन्हें सूचना दी तो वो फिर अपने राजमहल में वापस लौटे। बुद्ध चर्चा पुस्तक के पेज नंबर 598 में भगवान बुद्ध ने शीत वन में सौष्ठविक प्रभाव को रमणीय बताया। इन सब का वर्णन के बारे में बताइए, कहाँ से आप? ये सब पाली की पुस्तकों में इसका वर्णन है और बहुत सारी किताबों के नाम तो हम आपको अभी बताए ही हैं। सारद प्रकाशनी जिल्द दूसरी पृष्ठ 369 पर लिखा गया है कि शीत वने ती एवं नाम के सुसान बने, यानी शीत वन एकदम सुनसान बन। लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ कई बुकों में, कई किताबों में लगाया और वो कहते हैं कि शीत वन श्मशान बन। अच्छा, ये श्मशान था। खैर इसकी चर्चा आगे करेंगे। विनय पिटक हिंदी अनुवाद पृष्ठ 201 पर वर्णन है कि जिस समय आयुष्मान सोनकोटी साधना में अत्यधिक परिश्रम करते हुए शीत वन में विहार कर रहे थे, ये सोनकोटी एक बहुत ही धनिक सेठ का लड़का जिसके तलवे में सुनहरे बाल उगे हुए थे। बोले कितना कम घूमते थे भैया, कितना वो हाँ, उनके तलवे में बाल उगे हुए थे। तो यहाँ के राजा बिंबिसार को पता लगा तो उसे बुलवाए उनके बाल को देखने के लिए। वो आए, लेकिन गृहकूट पे वो जाकर भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और वहां से यही शीत वन में आके रहने लगे। उसके बाद वो इतने, उनका पैर मुलायम था, उतने राजा आदमी थे, इतने अच्छे से पले बढ़े थे, तो शीत वन के पथरीली भूमि पे उनका तलवा फटने लगा, फट जाता था और बहुत जगह खून हो गया था। तो ये विचलित होने लगे, इतना हम सब छोड़ करके यहाँ, उसके बाद यह हाल है और हम अर्हत नहीं हो रहे हैं। ये भगवान बुद्ध को पता लगा गृहकूट पे, तो वहां से अंतर ध्यान हो सीधे शीत वन में प्रकट हुए और सोनकोटी जहां रहते थे तो सोनकोटी में जाकर सोनकोटी वन से मिले और उन्हें मध्यम मार्ग अपनाने का निर्देश दिया। वो बोले कि इतना कष्ट करके साधना मत करो, मध्यम मार्ग से चलो। और सोनकोटी तुम एक तल्ले का जूता पहन सकते हो। सोनकोटी ने कहा, भगवान अगर आप सभी भिक्षुओं को एक तल्ले वाला जूता पहनने का आज्ञा देते हैं तब भी हम पहनेंगे, वरना हम नहीं पहनेंगे। तो उसी समय भगवान ने वही शीत वन में सभी भिक्षुओं को एक तल्ले वाला जूता पहनने का आज्ञा दी। तभी से ये सारे भिक्षु एक तल्ले वाला जूता पहनते हैं। यही शीत वन की ये घटना है। विनय पिटक के चुलबर्ग हिंदी अनुवाद पृष्ठ 559 में उल्लेख है कि अनाथ पंडित प्रथम बार
भगवान के दर्शन हेतु शीत वन में ही गया था। ये अनाथ पिंडी श्रावस्ती का खजांची था और राजगीर में इनका ससुराल था। ये यहाँ आए हुए थे और इन्हें पता लगा कि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, तो वे भिनसारे भोर में ही भिनसार लिखा हुआ है, उसमें ही जाकर शीत वन में ही भगवान बुद्ध से मिले, उनका दर्शन किए थे। शरीर में कि इस तरह के शोध में आपको बहुत सारी परेशानियाँ हुआ होगा और किताबों की भी आपने मदद की होगी, तो बताइए कि कितनी परेशानियाँ हुई थी इन सब चीज़ों को एकत्र करने, किताबों को खास करके किताबों को एकत्र करने में बड़ी परेशानी होती है। कहाँ से आपने किताब मंगवाए थे? मुझे किताबों को एकत्र करने में कुछ परेशानियां हुई, जैसे कलकत्ता जाके लाए थे, दिल्ली, बनारस, यहाँ से लाए, लेकिन हरनौत, आरपीएस कॉलेज, जीडीएम कॉलेज, ये सब से जो किताब मैंने लाई, तो वहाँ बहुत सुलभ ढंग से हमें वो लोग उपलब्ध कराए। लेकिन परेशानियां तब समझ में आती है जब कुछ नहीं मिलता है। उसको पढ़ने से, उसको देखने से, खोजने से जब सब कुछ मिल रहा है तो ये सब परेशानियां कुछ नहीं, हमें तो आनंद आता है। चूलबक पुस्तक के पेज नंबर 396 में वर्णन मिलता है कि वो धर्ममाल पुत्र से कहते हैं, धर्ममाल पुत्र उन्हीं के साथ रहते थे, कि आबुस द्रव हमारा शीत वन में सत्संडिक प्रभाव पे आसन लगा। उनके मुंह से शीत वन निकलता था, वो शीत वन में रहते थे। जब हम पहली बार शीत वन में गए, खोजे और वहां पहुंचे, तो मत पूछिए, वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। क्या शांति, क्या सुकून। राजगीर में तो ऐसे भी शांति सुकून है, लेकिन वहां का अलग वातावरण है जो यहाँ के लोग अभी नहीं जानते हैं। सीधे समझते हैं कि वो जंगल है, पहाड़ है, लेकिन वहां के सूक्ष्मता से उसको जा करके वहां कुछ नहीं देख पाए। यहाँ सम्राट अशोक का एक भाई, जिसे सम्राट अशोक ने नहीं मारे थे, वो भी अपने बचे कुचे दिन इसी शीत वन में आकर बिताए थे, अशोक के सहयोग से। पहले हम बता दें कि वैज्ञानिक ढंग से ये कितनी डिग्री पर स्थित है। क्यों नहीं? यह लैटिट्यूड नॉर्थ में 25 डिग्री 2 मिनट 6.57456 मिनट पर है, एवं लॉन्गिट्यूड ईस्ट में 85 डिग्री 24 मिनट 23.76 मिनट पे स्थित है। अब आते हैं कि बहुत सारी पुस्तकों में शीत वन को श्मशान वन माना है। वो जो लिखा हुआ है कि शीत बने सुसान बने, तो सीधे वो श्मशान वन बताते हैं और कहते हैं कि अजातशत्रु ने नया जो राजधानी बनाया वहीं पे बनाया, वहां एक श्मशान है वहीं पे बनाया है। तो वहां शीत वन ठीक है, श्मशान है, उसको शीत वन मान रहे हैं, तो फिर वो सर्प वन कहाँ गया? सर्प वन तो शीत वन नहीं था। बहुत से भिक्षु भिक्षुणियां वहां साधना करते थे, दूसरे धर्म के भी। तो क्या ऐसा संभव है कि वो श्मशान में जाकर साधना करें? बुद्ध भगवान 1250 शिष्यों के साथ रहते थे, क्या वो श्मशान था शीत वन?
कैसे रहेंगे वहां? अनाथ पिंडिक उतना राजा का बेटा, उतना धनी मानी लड़का का बेटा, बेटा का बाप, बाप का बेटा, वो श्मशान में रहे हैं। सोनकोटी कैसे श्मशान में रह सकते हैं? अनाथ पीड़ित जिनका नाम सुदत्त था, वो श्रावस्ती के खजांची थे, वो श्मशान में बुद्ध भगवान से मिलने जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। शीत वन में जो सप्तशृंगी प्रभार है, उतना ऊंचाई पे क्या वहां श्मशान बना सकता है कोई? मुर्दे को कैसे उतना ऊपर पहुंचाएगा? ऐसे चलने में तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है, मुर्दा लेकर ऊपर श्मशान में जाएगा? कहीं न कहीं चूक हुई है। भगवान बुद्ध क्या उस श्मशान को रमणीय बताते थे? शीत वन को रमणीय बताते थे भगवान बुद्ध और सप्तशृंगी प्रभार को। ये सब हास्यास्पद बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। शीत वन है, शांत वन है, सुनसान वन है, और वहां सप्तशृंगी प्रभार है, वो वैभारगिरी के पर्वत पे है। इसे कोई नहीं काट सकता है। साहब ये बताइए कि आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलता है? मेरे पिताजी डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सिंह पाली के व्याख्याता थे, जीडीएम कॉलेज हरनौत में। मैं उनकी किताबें पढ़ता था, बहुत रुचिकर था। फिर और जब मैं देखा कि इस पे कुछ किया जा सकता है, तो उनसे बात किया, तो और पुस्तकों के बारे में बताए, जिसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से लाया। वैसे मेरा पूरा परिवार टीचिंग लाइन में ही है। मेरा भाई अमित कुमार भी शिक्षक है। मुझे लगता है कि कोई वहां से उठाकर यहाँ ले आया। कुछ वैसा शक्ति है जो मुझे इस ओर खींच लिया, और जैसे दिखा दिया गया कि इधर चलो ना, ये देखो, उधर चलो, ये देखो, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। सिर्फ नजर दौड़ाने भर का चीज है। मुझे एक पॉइंट मिला सप्तशृंगी प्रभार सबसे पहले, उसके बाद तो मैं यहाँ घर बना करके और इसी में रह गया। आप इस जो आपका जो खोज है, इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहिए और आपको कहाँ कहाँ से सहयोग की कामना करते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ और भारत सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें। देखिए, मैंने तो खोजा, अब पदाधिकारियों को चाहिए, नेताओं को चाहिए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को चाहिए कि इसे जितना जल्दी हो इसको पुरातत्व विभाग से शीघ्र मान्यता दिलवाएं, वो आगे आए। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी राजगीर में पर्यटन के क्षेत्र में इतना कार्य किए हैं कि वो राजगीर को कहां से कहां पहुंचा दिए। अन्य पार्टियों के नेताओं से भी मैं अपील करता हूं कि इसे पुरातत्व विभाग से शीघ्रता से मान्यता दिलवाएं, इसकी जांच करें। इसी के साथ एक और नई बड़ी खोज के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। नमस्कार। तो ये थे हमारे प्रोफेसर साहब
जिन्होंने राजगीर में नई नई चीज़ों को खोज कर जनता के बीच, सरकार के बीच लाने का काम कर रहे हैं। भगवान इनको इस काम में सुमति दे और ये बहुत आगे बढ़े, इनका पूरे भारत में या विदेश में नाम हो, मेरी यही कामना है। मैं मनोज कुमार बेदी, नालंदा।